हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं जितेंद्र नाथ संविधान की इस कड़ी में आप सबका स्वागत करता हूं। हमने पिछली कड़ी में अधिकार को जाना था। संवैधानिक और कानूनी अधिकार में विवाद की स्थिति में कानूनी अधिकार को प्राथमिकता देते हैं। इसके साथ ही सूचना का अधिकार और मतदान के अधिकार को कानूनी अधिकार के रूप में प्राथमिकता दी गई है। और मौलिक अधिकार 6 प्रकार के होते हैं। मूल संविधान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे। तो आज की इस कड़ी में हम आपसे भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 14 से 18 के बीच समानता के अधिकार को जानेंगे। समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी में अनुच्छेद 14 राज्य के प्रत्येक या सभी व्यक्ति को कानून या विधि के समक्ष समानता और कानून या विधियों के समान संरक्षण की बात करता है। कानून के समक्ष समानता यानी कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, यह एक नकारात्मक अवधारणा है। इसका अर्थ है कि विशेषाधिकार का न होना, और यह ब्रिटिश परंपरा से लिया गया है। और इसकी देन यह डाइसी की देन है। और डाइसी की एक बुक है कानून का शासन, जिसमें इसका उल्लेख किया गया है। और विशेषाधिकार विभेद के 2 प्रकार की बात करता है, एक सबल के पक्ष में, एक निर्बल के पक्ष में। तो सबल के पक्ष में ही ये विशेषाधिकार विभेद की बात करता है, जैसे कि प्राचीन काल में वर्ण व्यवस्था। और निर्बल के पक्ष में जो विभेद किया जाता है, इसको कहते हैं सकारात्मक विभेद या संरचनात्मक विभेद। तो जैसे कि कर व्यवस्था, जो कि मध्यकाल से चली आ रही है। कानून के समान संरक्षण, यह एक सकारात्मक अवधारणा है। इसका अर्थ है कि समान परिस्थिति में समान व्यवहार करना, अर्थात समान परिस्थिति में कानून को समान रूप से लागू करना। यह अनुपातिक समानता पर आधारित है और यह यूएसए से लिया गया है। अब अनुच्छेद 15 की बात करते हैं। तो राज्य अपने प्रत्येक नागरिक के बीच धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, लेकिन इसके 5 अपवाद होंगे। महिलाएं, बच्चे, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दुर्बल वर्ग के पक्ष में विभेद किया जा सकता है, जो कि 93 संविधान संशोधन 2005 के द्वारा जोड़ा गया था। अब अनुच्छेद 15 के क्लॉज 5 की बात करते हैं। इसमें कहा गया कि राज्य पिछड़े या दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा संस्थानों में निजी शिक्षा संस्थानों सहित विशेष प्रावधान कर सकता है, और इसका एकमात्र अपवाद अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान होंगे। संसद ने 2006 में उच्च शिक्षा संस्थान नामांकन में आरक्षण अधिनियम पारित किया। और भारत में आरक्षण के 3 रूप हैं। और राजनीतिक आरक्षण, दूसरा सेवाओं या नौकरी में आरक्षण अनुच्छेद 16 के अनुसार, शिक्षा संस्थान में नामांकन में आरक्षण जो कि अनुच्छेद 15 के अनुसार है। अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघवाद 2008 में अनुच्छेद 15 क्लॉज 5 2006 के कानून और 93 संशोधन को चुनौती दी गई और इसे रद्द करने की बात कही गई, परंतु माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसे सही ठहराया है। और फिर आप बात करते हैं अनुच्छेद 16 की। तो यह है, राज्य अपने नागरिकों के बीच धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग, निवास, जन्म स्थान या उत्पत्ति यानी कि उद्भव के आधार पर लोक नियोजन यानी कि नौकरी में भेदभाव नहीं करेगा, और प्रत्येक व्यक्ति को राज्य के अधीन नियोजन में अवसर की समानता प्राप्त होगी। लेकिन इसके लिए 3 अपवाद भी हैं। संसद कानून बनाकर निवास को किसी क्षेत्र में रोजगार पाने की शर्त बना सकती है। धार्मिक संस्थानों से संबंधित पद उस धर्म विशेष के अनुयायियों के लिए ही आरक्षित किए जा सकते हैं। नागरिकों के किसी पिछड़े वर्ग के लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। और अनुच्छेद 16 के क्लॉज 4 के अनुसार प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग 1953 में बना, और इसके बनाने का उद्देश्य पिछड़े वर्ग के पहचान करने के लिए बनाया गया था। इसको कालेकर आयोग भी कहते हैं, क्योंकि काका साहब कालेकर इसके अध्यक्ष थे। फिर द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग 1979 में बना, इसको मंडल आयोग भी कहते हैं, क्योंकि बीपी मंडल इसके अध्यक्ष थे। और इसमें कहा गया कि पिछड़े वर्ग का आधार जाति होगा, और ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी कि अदर अन्य पिछड़े वर्ग को बनाया गया। और यही ओबीसी जिसकी बात की जा रही है, ये अनुच्छेद 16 के क्लॉज 4 में
इसी की बात कही गई है। और इस द्वितीय पिछड़ा वर्ग में कहा गया कि लोक नियोजन में 27% सीटें आरक्षित इन्हीं वर्ग के लिए किए जाए। और 1989 में बीपी सिंह की सरकार बनती है और 1990 में मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू कर दिया जाता है। और फिर 1991 में आंतरिक कलह के कारण सरकार गिर जाती है और इसी समय राजीव गांधी जी की हत्या भी होती है। तो कांग्रेस की मतलब आंतरिक कलह के बाद कांग्रेस की सरकार बनती है और नरसिंह राव की सरकार द्वारा इसको आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास EBC को 10% आरक्षण दे दिया जाता है। तो 1991 में टोटल आरक्षण मिलाकर 59.5% हो जाता है। तो फिर इसको न्यायालय में चुनौती दी जाती है। तो इंदिरा साइनी केस के आधार पर ये कहा गया कि आरक्षण की कुल सीमा 50% से ज्यादा नहीं हो सकती है। तो इसलिए EBC के आरक्षण को रद्द कर दिया जाता है। तो इंदिरा साइनी बनाम भारत संघ में 1992 के बाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ये कहा गया कि आरक्षण की व्यवस्था संविधान में वर्णित समानता के अधिकार की विरोधी नहीं है और जाति को आरक्षण का आधार बनाया जा सकता है, क्योंकि भारत में सामाजिक पिछड़ापन मुख्य पिछड़ापन है, आर्थिक पिछड़ापन नहीं है। और पिछड़े वर्गों के साधन संपन्न हिस्से को क्रीमी लेयर को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा और क्रीमी लेयर की सरकार द्वारा आयोग बनाया जाता है जो इसकी पहचान करता है। और ये भी कहा गया कि आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% तक होगी और पदोन्नति में आरक्षण लागू नहीं होगा और आरक्षण की व्यवस्था का न्यायिक पुनर्लोकन यानी कि जुडिशरी रिव्यू किया जा सकता है। फिर अब हम बात करते हैं पदोन्नति में आरक्षण की बात करते हैं। तो 1992 का जो इंदिरा साइनी वाला निर्णय के बाद इसको कहा गया कि पदोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जा सकता। फिर इसके बाद 77वां जो संविधान का अमेंडमेंट हुआ था, संशोधन हुआ था 1995 के द्वारा अनुच्छेद 16(4)A जोड़ा गया और इसमें ये कहा गया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नति में आरक्षण दिया जा सकता है। और फिर 85वां संविधान संशोधन 2001 के द्वारा अनुच्छेद 16(4)A में एक नई लाइन जोड़ी गई और इसमें कहा गया कि जब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए आरक्षण दिया जाएगा तो उन्हें परिणामी ज्येष्ठता के नियम यानी कि रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सीनियरिटी पर आधारित होगा। यानी कि इसका मतलब है कि परिणामी ज्येष्ठता का कि नियम का कि इसके अनुसार यदि कोई पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था के कारण अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का सदस्य सेवाओं में ज्येष्ठता प्राप्त कर लेता है तो उसकी ज्येष्ठता स्थायी मानी जाएगी। परिणामी ज्येष्ठता के नियम को आइए हम उदाहरण से भी जान लेते हैं। तो मान लीजिए एक व्यक्ति A है और एक व्यक्ति B है। व्यक्ति A जनरल और OBC श्रेणी से आता है, वही व्यक्ति B SC और ST श्रेणी से आता है। तो व्यक्ति A 2010 में IPS बनता है और SP के पद पर तैनात होता है और 2017 में वह SP ही रहता है और 2020 में जो व्यक्ति A था उसका प्रमोशन हो जाता है, वो DIG बन जाता है, क्योंकि जनरल OBC में आरक्षण 10 वर्षों में दिया जाता है। और वही व्यक्ति B जो कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणी से आता है वो 2012 में IPS यानी कि SP बनता है। और अगर तुलना करी जाए इस समय तो 2010 में A बनता है और 2012 में B बनता है, तो इस समय सीनियर A होगा। तो व्यक्ति B को इस समय 2017 में 5 वर्षों में इनको आरक्षण मिल जाता है, व्यक्ति B को जो कि अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति से आते हैं, तो ये DIG बन जाते हैं। और वर्तमान में अगर देखा जाए 2020 में ये DIG होते हैं दोनों। तो अगर इस समय दोनों की स्थिति देखी जाए तो सीनियर कौन होगा? सीनियर B होगा। तो इनके ऊपर परिणामी ज्येष्ठता का नियम लागू होगा, भले वो 2012 में भर्ती हुए हों और 2010 में भर्ती हुए। M नागराज बनाम भारत संघ 2006 में 77 संविधान संशोधन, 50वां संविधान संशोधन और अनुच्छेद 4A को चुनौती दी गई। इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि पदोन्नति में आरक्षण सही है
और यह तभी वैध होगा जब पिछड़ापन, अपर्याप्त प्रतिनिधित्व और प्रशासनिक दक्षता से संबंधित तथ्यात्मक आंकड़े प्रस्तुत किए जाएंगे। और फिर अनुच्छेद 16 में 2019 में 103वां संविधान संशोधन किया गया और अनुच्छेद 16 क्लॉज 6 जोड़ा गया और इसमें कहा गया कि राज्य लोक नियोजन में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए विद्यमान आरक्षण के अतिरिक्त 10% आरक्षण का प्रावधान कर सकती है। और वर्तमान में जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को आरक्षण 10% दिया जाता है, इसी के अनुसार दिया जाता है। आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात करते हैं तो भूमंडलीकरण के बाद की परिस्थितियों में समाज में आर्थिक कारक का महत्व बढ़ा है और भारत में संविधान में सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय का आदर्श भी है और आर्थिक असमानता अन्य सभी प्रकार की असमानता का आधार है। वर्तमान समय में भी भारत सरकार की अधिकांश योजना आर्थिक आधार पर संचालित होती हैं। अतः हम कह सकते हैं कि आरक्षण की व्यवस्था समानता और सामाजिक न्याय के दर्शन पर आधारित है और यह सही है, लेकिन इसे व्यवहार में लागू करते समय कुछ सावधानियां जरूर बरतनी चाहिए। आरक्षण को सबलीकरण से जोड़ना चाहिए और पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए बहुआयामी प्रयास भी करने चाहिए। आरक्षण की व्यवस्था को समय सीमाबद्ध तरीके से लागू करना चाहिए और आरक्षण की व्यवस्था को गतिशील होना चाहिए। क्रीमी का निर्धारण भी तार्किक तरीके से करना चाहिए। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के अंत की बात करता है, अनटचेबिलिटी की बात करता है, जिसमें अस्पृश्यता विधि के अनुसार एक दंडनीय अपराध होगा। इसमें संसद ने अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 लागू किया और जिसे 1976 में नाम बदलकर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया और इसमें परिभाषा दी गई है कि अस्पृश्यता का तात्पर्य अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य का जाति के आधार पर अपमान करना, जैसे कि जाति के आधार पर अपमान सूचक शब्द कहना, सार्वजनिक वाहन पर बैठने से इंकार करना, सार्वजनिक स्थल पर प्रवेश करने से रोकना, नाई द्वारा बाल काटने से इंकार करना और आटा चक्की में अनाज पीसने से इंकार करने की जैसे कई प्रावधान किए गए हैं और इसमें दंड की भी व्यवस्था करी गई है, जिसमें पहली बार करने पे 1 माह से 6 माह का कारावास एवं या 100 से 500 रुपए जुर्माने की बात कही गई है। यदि दोहराया जाता है तो 6 माह से 1 वर्ष का कारावास एवं या 200 से 500 रुपए के जुर्माने की बात करी गई है। यदि तीसरी बार फिर से ऐसा किया जाता है तो 1 वर्ष से 2 वर्ष का कारावास या 500 रुपए से 1000 रुपए जुर्माने की बात कही गई है। 1989 में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम हुआ, जिसमें इस कानून के द्वारा 22 कार्यों को 1989 में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रति अपराध घोषित किया गया है और ऐसे अपराध को संज्ञेय अपराध घोषित किया गया है और ऐसे अपराध के लिए तत्काल गिरफ्तारी का प्रावधान किया गया है और अग्रिम जमानत की मनाही की गई है। और 2015 में इस कानून को और कठोर बनाया गया है और अपराधों की संख्या 22 से बढ़ाकर 47 कर दी गई है और इससे संबंधित मामलों के तेजी से निपटारे के लिए विशेष न्यायालय बनाने का भी प्रावधान किया गया है। आइए अब अनुच्छेद 18 की बात करते हैं, जो कि उपाधि के अंत की बात करता है। उपाधियों का निषेध है, राज्य उपाधि नहीं देगा। इसके अपवाद शैक्षिक और सैनिक उपाधि है। शैक्षिक उपाधि में डॉक्टर, इंजीनियर इत्यादि आते हैं और जबकि सैनिक में जैसे कि परमवीर इत्यादि। तो भारतीय नागरिक विदेशी राज्य से उपाधि नहीं ले सकता है। भारत का लाभ का पद धारण करने वाला विदेशी व्यक्ति विदेशी राज्य से उपाधि ले सकता है, लेकिन राष्ट्रपति से अनुमति प्राप्ति से। भारत में लाभ का पद धारण करने वाला विदेशी या भारतीय नागरिक के विदेशी राज्य से पद, लाभ या उपहार ले सकता है, लेकिन भारत के राष्ट्रपति की अनुमति से।
लाभ का पद अनुच्छेद 12 के तहत जो राज्य के अधीन वेतन भत्ता या अन्य सुविधा लेते हैं उनको लाभ के पद के अधीन लाया जाता है। 1954 में भारत सरकार ने भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री की शुरुआत करी। फिर इसके बाद आचार्य जेडी कृपलानी जो कि स्वतंत्रता के समय आईएनसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे, उन्होंने अनुच्छेद 18 के आधार पर इसका विरोध किया। फिर इसके बाद 1978 में जनता पार्टी की सरकार के द्वारा इसे बंद कर दिया गया। फिर 1980 में कांग्रेस की सरकार बनी, फिर कांग्रेस की सरकार द्वारा इसको पुनः प्रारंभ कर दिया गया। फिर इसके बाद बालाजी राघवन बनाम भारत संघ वाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ये कहा गया कि उपाधि वैध है, इसका निषेध है, इसका अर्थ निहित स्वार्थ है। जैसे कि अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीतियों के तहत उपाधि दी थी, वहीं सम्मान यानी कि अवार्ड एक वैध है क्योंकि इसे एक प्रेरित योगदान के तहत दिया जाता है। जैसे कि भारत रत्न, पद्म विभूषण इत्यादि सम्मान ही हैं। तो ये था आज का समानता के अधिकार से संबंधित वीडियो। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करें। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन पर दी गई है। आपके सुझाव की मुझे प्रतीक्षा रहेगी, तो कृपया कमेंट अवश्य करें। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।